which consider for thermodynamic study is called सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? ओपन, क्लोज एंड ओपन सिस्टम क्या होता है? इन विच मैटर एज वेल एज हीट कैन एक्सचेंज विद सराउंडिंग, यही ना? क्लोज सिस्टम only heat can exchange with surrounding but matter cannot exchange. और तीसरा क्या है? आइसोलेटेड, आइसोलेटेड neither heat nor matter can exchange with surrounding, यही था ना? तो कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, कौन सा? कल थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट किया था। और इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा सिस्टम। सिस्टम क्या बताया? किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग सिस्टम बोलते हैं अगर उसे थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए कंसीडर किया जा रहा है। ओके, एनीथिंग विच कंसीडर फॉर थर्मोडायनेमिक स्टडी इज कॉल्ड सिस्टम। हमारा रूम हो सकता है, सिस्टम हमारा पानी की बोतल हो सकती है, सिस्टम मोबाइल हो सकता है, सिस्टम पूरा मकान हो सकता है, पूरा एक शहर को हम सिस्टम मान सकते हैं। तो सिस्टम वो चीज़ है जिसे हम थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए कंसीडर करते हैं। सिस्टम की जो दीवार होती है इसे क्या बोलते हैं? तो ये आपका सिस्टम है, ये इसकी बाउंड्री, इसके अलावा जो आसपास है सब ये आपका सराउंडिंग है। यहाँ तक तो ओके था, कल हमने ये सब पढ़ लिए थे। इसके बाद मैंने प्रोसेस की बात की थी। थर्मोडायनेमिक्स में काम आने वाले जो टर्म है उनको अपन लोग पढ़ रहे थे। कौन कौन से प्रोसेस पढ़े कल? आइसोथर्मल, आइसो कहते हैं कांस्टेंट और थर्म कहते हैं टेम्परेचर। तो अगर किसी प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो हम उसको, आइसोथर्मल के लिए क्या था? डेल्टा टी इज इक्वल टू, यही था ना? दूसरा कौन सा है? आइसोबैरिक। बेसिकली बार हमारा प्रेशर का यूनिट होता है, आइसो का मतलब सिमिलर होता है। ये रख दे बेटा। तो ये क्या होगा फिर इसमें? आइसोबैरिक का मतलब है द प्रोसेस इन विच प्रेशर ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा तो आइसोथर्मल। मतलब सिस्टम जब शुरू हुआ था प्रोसेस में तब 25 टेम्परेचर, और सिस्टम के कंप्लीट होने के बाद, प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद भी सिस्टम का टेम्परेचर 25 है। तो वो कौन सा प्रोसेस हुआ? आपको पता है जब हम फिजिकल स्टेट चेंज करते हैं, ये आपका H2O लिक्विड है और आप इसे H2O वेपर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो टेम्परेचर कितना रहेगा? 100 से आगे टेम्परेचर तब तक नहीं चेंज होगा until entire water will be converted into water. It means all the transformation of physical state, either it may be from solid to liquid or liquid to vapor or reverse process, these all process takes place at the constant temperature. ये सभी प्रोसेस क्या बोले जाएंगे? आइसोथर्मल। ओके, चेंज इन टेम्परेचर कितना रहेगा? अच्छा, आइसोबैरिक में क्या बताया? तीसरा होता है आइसोकोरिक। कोर किसको बोलते हैं? वॉल्यूम को। तो क्या होगा इसमें? तो अगर इस चैप्टर के बीच में मैंने बोल दिया कि बेटा ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो क्या समझे आप इस बात से कि उस पूरे प्रोसेस में वॉल्यूम ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। तो आइसोकोरिक मींस वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोबैरिक मींस प्रेशर कांस्टेंट और आइसोथर्मल मींस। इसके अलावा और कौन सा कल देखा था? ए दिया बाती सी,
दिया बाती। एडियाबेटिक, अब एडियाबेटिक क्या होता है? जिसमें हीट एक्सचेंज जीरो हो, सिस्टम ना तो हीट एब्जॉर्ब करे और ना ही रिलीज करे। अगर ऐसा कोई सिस्टम होता है तो हम उसको एडियाबेटिक कहते हैं। थर्मस फ्लास्क के अंदर जो प्रोसेस हो रहे होते हैं वो कैसे होते हैं? एडियाबेटिक। तो ये सारी बातें हमें पता है, पता है कि नहीं? एडियाबेटिक मीन्स, हेलो, एडियाबेटिक मीन्स, वो तो एडियाबेटिक हीट एक्सचेंज नहीं होगी। और आइसोथर्मल, तो इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट करने के लिए हीट एक्सचेंज पॉसिबल है इसमें। और यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है, समझे? तो इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, हीट चेंज हो सकती है, इसमें हीट एक्सचेंज नहीं होगी, टेम्परेचर चेंज हो सकता है। ये दोनों का अंतर अपने को याद रखना होगा। इसके अलावा एक बात और बताई थी कि प्रियांशी एक चैप्टर याद करती है और शाम तक उसे भूल जाती है। क्या है ये? अच्छा, रिवर्सिबल का मतलब ये हुआ कि जितना आगे बढ़े, लेकिन ऐसा होता कब है? जब एकदम इनफाइनाइट सिंपली प्रोसेस होता है। जब कोई प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो होता है तो वहां पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। अब जैसे होता क्या है कि बहुत सारे लोग पढ़ने का ढोंग कर रहे होते हैं। ढोंग मतलब किताब खोल के बैठ जाएंगे, मम्मी पापा घर में घूम रहे हैं ना, मम्मी जा रही हैं, पिताजी जा रहे हैं, तो क्या होगा, किताब खोल के बैठे हैं, वो एक ही लाइन को 20 बार पढ़ रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री या ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, इतना पढ़ लिया तब तक मम्मी आ गई बाहर से। मम्मी आ गई, जब तक मम्मी निकल के नहीं जा रहे हैं तब तक उन्हें देख रहे हैं। मम्मी रूम में घुस गई, फिर हमने स्टार्ट किया द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, तब तक पापा आ गए, फिर उनको देख रहे हैं। फिर से स्टार्ट की द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, इतना पढ़ा तब तक घर में से किसी की आवाज़ आ गई, उस पर ध्यान चला गया। फिर द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी, तब तक बैल बज गई। तो ये सब क्या है? ये डिस्ट्रैक्शन होते हैं ना। तो आप एक ही लाइन को 20 बार पढ़ रहे हैं, कहाँ गए आप? कहीं नहीं पहुंचे। तो प्रोसेस तो चल रहा है लेकिन कैसा? वो इनफाइनाइट सिंपली स्लो चल रहा है, बहुत ज़्यादा स्लो है। तो ऐसे प्रोसेस कैसे हो जाते हैं? रिवर्सिबल। अब इसमें क्या है कि जैसे यहाँ ए से बी तक पहुंचना है मुझे, और ये इतना ज़्यादा स्लो चल रहा है कि वो जितना आगे बढ़ा उतना पीछे आ गया, जितना आगे बढ़ा उतना ही वो पीछे आ गया। कितना बढ़ा भाई? कहाँ है? वहीं की वहीं है। ऐसे जो प्रोसेस जो बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं वो वहीं पे पड़े रहते हैं। मैं जब पढ़ता था तो पढ़ने का ढोंग करता था, तब बता रहा हूँ। जैसे शाम के टाइम छत पे चले गए पढ़ने के लिए, कि आज से चल खुली हवा में बाहर पढ़ेंगे। अच्छा, हमारा घर बिल्कुल रोड पे ही था। रोड पे का मतलब वैसे रोड पे नहीं आ गए थे हम, रोड के किनारे पे घर था। तो शाम को गए, आराम से किताब पढ़ रहे हैं, आराम से 2 लाइन पढ़ी, तब तक रोड पे कोई कुत्ता मटकता हुआ जा रहा है, टुम 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 निकल के जा रहा है। हम उसी को देख रहे हैं, जहाँ से शुरू हुआ वहां से देखते जा रहे हैं, और जहां तक वो चला गया तब तक देखते रहे हैं। वो खत्म, फिर से पढ़ना स्टार्ट, तब तक कोई साइकिल वाला आदमी आ रहा है, तो जब तक वो निकल के जाएगा तब तक उसी को देखते रहेंगे। वही सिस्टम हमारा चलता रहेगा, बस किताब खुली रहेगी। घर वालों को ऐसा नहीं लगेगा कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, पढ़ाई बराबर चल रही है। लेकिन क्या पढ़ा हमने 1 घंटे में? घंटा भी नहीं पढ़ा, मतलब कुछ नहीं पढ़ा। तो ये सिस्टम क्या है? बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस है। ठीक है भाई। तो रिवर्सिबल कौन से होते हैं? जो बहुत ज्यादा स्लो होते हैं। इरिवर्सिबल कौन से हैं? फास्ट प्रोसेस है, जो शुरू हुआ फटाफट से काम खत्म, आगे बढ़ गए, चले गए। क्या ख्याल? समझ में आ गया? कौन कौन से प्रोसेस पढ़े तुमने? सबसे पहले बोले तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, आइसोबैरिक प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, एडियाबेटिक हीट एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होगी, रिवर्सिबल
इनफाइनाइट सिंपली स्लो होगा, इसमें वर्क डन मैक्सिमम होगा लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है। ठीक है, अगला होगा इरिवर्सिबल। कौन से होते हैं इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल जो है केवल एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, उन लोगों ने आगे ही बढ़ना सीखा है, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा जिंदगी में। वो कैसे हैं? लेकिन ऐसे लोग काफी फास्ट चलने वाले होते हैं। एक होता है साइक्लिक, जैसे हमारा ये सूर्यांश त्रिवेदी है, अब कोई नहीं है, XYZ मान लो। अब ये क्या है, ये घर से निकलता है, कुछ दूर चलता है, रास्ते में है उसका घर, किसका? कोचिंग वाले का। वहाँ कोचिंग पढ़ता है, वहां से चल के फिर दूसरी जगह पहुंचा, तीसरी जगह पहुंचा, लौट के फिर घर पहुंच गया। जिस रास्ते से गया था वहां पे रिपीट नहीं हुआ, जाने के रास्ते अलग थे और घर पहुंचने का रास्ता अलग है। तो ये प्रोसेस कैसा हुआ? साइक्लिक है। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका? जहां से शुरू किए थे वही पहुंच गए, लेकिन बीच में कई सारे स्टेप फॉलो किए गए हैं। तो अगर जिस रास्ते से गए उसी से वापस आ गए तो रिवर्सिबल, और जाने के रास्ते से अलग अलग रास्ते से लौट करके वहां पहुंचे तो ये साइक्लिक है। ये सारे प्रोसेस कल के एपिसोड में खत्म हो गए थे, क्या कुछ बचा है? बस यहीं पहुंचे थे ना। अब इसके बाद हमने बताए थे आपको फंक्शन, कितने फंक्शन होते हैं? कौन से? शादी के फंक्शन और बर्थडे के। अच्छा, स्टेट फंक्शन और दूसरे पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन कौन से होते हैं? जो पाथ पे इंडिपेंडेंट होते हैं। किस पे डिपेंड करेंगे? इनिशियल एंड फाइनल। जो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करेंगे उसे बोलेंगे हम लोग क्या? स्टेट फंक्शन। और जो पाथ पे डिपेंड करेंगे वो पक्का? ध्रुव, कल नहीं आए थे आप? कल तुमने कोई काम किया? कल कहाँ से आए थे आप? घर से आए थे, बाहर से? तो ये भाई साहब ध्रुव आए हैं घर से, ये ध्रुव का घर है। यहां से ध्रुव आए केमिस्ट्री कोचिंग में, यहां से पहुंचे ये फिजिक्स की कोचिंग में, यहां से मैथ वाली कोचिंग पे पहुंचे, यहां से लौट के फिर घर पहुंच गए। अब घर पे जाकर के देखा तो इनका डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई? तो वर्क बराबर होता है फादर इनटू दादा, वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू। तो भाई साहब ने तो कोई काम नहीं किया, क्योंकि सुबह जहां छोड़ गए थे पिताजी शाम को वहीं मिले हैं। तो फिर क्या है, घर आएंगे तो पिताजी इनको, तुमने सुबह से कोई काम नहीं किया क्योंकि तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। तो क्या है, भाई साहब ने कोई काम नहीं किया। कल तो बेचारा साइकिल से और आया था तो बहुत ज्यादा पसीना बहाया इसने। तो अगर इसका हम वर्क काउंट करेंगे तो इनिशियल और फाइनल से पता नहीं चलेगा क्या एक होगा। दिन भर इन्होंने क्या क्या काम किए हैं वो देखने पड़ेंगे। तो पहले इन्होंने एक काम किया यहाँ पहुंचने में, दूसरा काम हुआ यहाँ पहुंचने में, तीसरा इधर, और चौथा फिर वापस यहाँ पहुंचने में। तो अगर इनका टोटल वर्क देखना है तो W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 के बराबर है। अगर आप इसे इनिशियल और फाइनल से पहचानते तो आपके हिसाब से वर्क 0 है। बताया था मैंने कल, मैंने कहा था कि कोई राज मिस्त्री के साथ में काम करने वाला लेबर का आदमी है, तो दिन भर तसला लेके सीमेंट लेके ऐसे खड़ा हुआ है। शाम को मालिक कह देगा तुझे पैसे नहीं मिलेंगे, तेरा डिस्प्लेसमेंट 0 है। सुबह भी यही तसला लेके खड़ा था, शाम को भी यही लेके खड़ा है। क्या है, वो मान जाएगा लेबर का आदमी? तो वैसे भी थोड़ा सा टेढ़े खोल, दिन में गर्मी हो जाती है ना, दिमाग पे चढ़ जाती है। तुमने पैसे की मना किया, तसला ही फेंक के मारेगा सिर में। हो गया वसूल। क्या समझे इस बात में? उसने वर्क किया है कि नहीं? उसका वर्क इनिशियल और फाइनल पोजीशन से डिसाइड नहीं होगा। किससे डिसाइड होगा? कौन से पाथ को फॉलो कर रहा है वो। तो ये कैसे फंक्शन होंगे? कौन कौन से?
क्यों? मतलब हीट एंड वर्क डन कैसे है आपके? पाथ फंक्शन है। ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं? पाथ पे। ये इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड। लेकिन टेम्परेचर वगैरह कैसे होते हैं? ये T2 माइनस T1। अगर इसका डिफरेंस निकालना है तो फाइनल माइनस, तो जो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करेगा वो है स्टेट फंक्शन, और जो नहीं करेगा वो, तो कल क्या लिखा था हमने? बस यहीं तक लिखा था, फिर तो पार्थ ने मना कर दिया था कि पाथ नहीं। तो आज हम क्या लिख रहे हैं? ठीक है। तो अगर किसी को शुरू से लिखना हो तो एक पेज छोड़ना होगा ना। कितना है? 2 साइड, 3 साइड पूरी। अच्छा 3.5। चलो तो फिर शुरू करो, आगे लिखो। पाथ फंक्शन, लिखिए बेटा पाथ फंक्शन। दोज वेरिएबल which depend upon the path, those variable which depend upon the path by which process is carried out, by which process is carried out, ठीक है? they are called path functions, they are called path function। कौन कौन से बताए मैंने? हीट एंड वर्क डन, हीट एंड वर्क डन। हाँ यही है फिलहाल आपके लिए। ये आपके पाथ फंक्शन है, बाद बाकी सभी स्टेट फंक्शन है। मैंने पहचान के लिए क्या बता रखा है कि जिनके सिंबल्स कैपिटल लेटर वाले हैं वो सब स्टेट फंक्शन है, और जिनके छुटकू वाले हैं वो पाथ फंक्शन है। तो इनको देख के हम समझा लेंगे। बस याद रखना मोल हमारा स्टेट फंक्शन होता है, लेकिन डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल एन से। बाद बाकी तो जो दिख रहा है सर वही दिख रहा है। कैपिटल वाले सारे स्टेट फंक्शन और स्मॉल वाले पाथ फंक्शन है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लिख लिए। अब आगे इसे हटा दें। चलो क्या कितनी प्रॉपर्टी तेरे पास बता फटाफट से, है ना? अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। चलिए भाई प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। तो फिर तो बेटा दो तरह की प्रॉपर्टी होती है। एक तो होती है इंटेंसिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और दूसरी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव कौन सी होती है? अंदर की और बाहर की नहीं है, ध्यान रखना। ये इन और एक्स का मतलब ये नहीं है कि अंदर और बाहर का हो गया। पहले से अच्छे से समझेंगे, उसके बाद फिर हम लिखेंगे। चौधरी क्या होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी? जो साइज एंड मास ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड, साइज एंड मास ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड नहीं करती वो इंटेंसिव, और जो करती हैं वो पक्का बताओ। साइज और मास पे डिपेंड करती हैं वो इंटेंसिव, और जो नहीं करती इंटेंसिव, और जो करती हैं वो चेक कर लेते हैं भाई। अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा। कटोरा ले लो ऐसा। अच्छा कंटेनर,
इसमें बेटा वाटर भर रखा है मैंने केवल 100 डिग्री सेल्सियस। क्या 100 डिग्री सेल्सियस वाला कंटेनर ले लिया है, ले लिया। मैंने इसको बीच में से डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? मैंने इसको बीच में से डिवाइड कर दिया। अब बेटा जो वाटर इधर होगा उसका टेम्परेचर कितना होगा? 50 डिग्री सेल्सियस। मैंने पानी को डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में, तो अब ये 50-50 का नहीं होगा? कैसी बात कर रहे हो यार? अरे एक आदमी अपनी लड़की के लिए लड़का देखने गया था 24 साल का, 24 साल का नहीं मिला तो 12-12 साल के 2 देख लिए। खैर यहां पर सुनो, अब यहां पर पार्टीशन लगाने से क्या टेम्परेचर में कोई चेंज आया? बताओ, सुनो, नहीं आया ना? क्या होगा? एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है बेटा। पार्टीशन लगाने से उसके टेम्परेचर में कोई चेंज, तो क्या टेम्परेचर इसके साइज पे डिपेंड कर रहा है? बड़ा साइज था तो 100 डिग्री, अब उसमें पार्टीशन लगा दिया, साइज छोटा रह गया तो भी 100 ही है। इसका मतलब टेम्परेचर हमारा कैसा है? इंटेंसिव है। ये साइज और मास पे डिपेंड। आपको पता है कल मैं 1 लीटर पानी लेकर के आया था दुकान से। अरे कितना? और उसकी डेंसिटी थी 1 ग्राम पर ml। इस लड़के ने, देख रहे हो इसे, आधी बोतल फैला दी भाई साहब। अब जो आधी बोतल फैल गई है तो 500 ml पानी रह गया। अब 500 ml की डेंसिटी क्या होगी? 0.5 ग्राम पर ml होनी चाहिए। क्यों? मतलब पानी की बूंद एक भी होगी तब भी इसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml। पक्का? अच्छा, 1 लीटर जो पानी हमने लिया था इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस था। कितना? अब आधा फैल गया है तो 50 रह गया होगा। अच्छा, अब भी बॉइलिंग पॉइंट 100 ही है। इसका मतलब डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, टेम्परेचर कैसी प्रॉपर्टी है ये? इंटेंसिव या एक्सटेंसिव? आधा कद्दू काट के बेच दूंगा, तेरा ध्यान रखियो। 1 किलो लाया था ना, आधा कद्दू काट के बेच दिया तो क्या आधे कद्दू का वजन कुछ कम हुआ? पक्का? अब वो 1 किलो नहीं होगा, अब कितना है? इसका मतलब क्या हुआ? मास हमारा कैसा है कि नहीं? पिचका दूंगा तेरे कटोरे को अभी। तो अगर एक कटोरा पिचक जाएगा वॉल्यूम कम हो जाएगा कि नहीं होगा? इसका मतलब ये कैसा है वॉल्यूम? तो मास आपका कैसा है? एक्सटेंसिव। वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी। कुछ खाया पिया कर बेटा, शरीर से बता रहा हूँ, शरीर में जान होती है ना, ऐसा लगता है ताकत वाला आदमी है। कमजोर आदमी को देख के ऐसा लगता है पंखा भी बंद करवा दिया है। तो ये पता है पंखा बंद क्यों है? नीचे तुम बैठे हो भाई, चल जाएगा तो खामा खा उड़ा जाएगा कोई। ढूंढते फिरे आद्या कहाँ गई, आई तो थी। तो ये जो हीट कैपेसिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है? क्वांटिटी पे। ज्यादा क्वांटिटी है ज्यादा कैपेसिटी होगी, कम क्वांटिटी है तो बताओ हीट कैपेसिटी इंटेंसिव रहेगी एक्सटेंसिव? ज्यादा क्वांटिटी की ज्यादा हीट कैपेसिटी होगी, कम क्वांटिटी है तो? पक्का? सोच लो। यहां जो पानी भरा हुआ है ये 1 बार प्रेशर पे है, सिर्फ 1 बार।
कितना, मैंने पार्टीशन लगा दिया, अब इसका प्रेशर कितना होगा, अब भी सेम ही रहेगा, इसका मतलब प्रेशर भी हमारा पक्का। याद रखना एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव बराबर इंटेंसिव होता है। लाला रे मोलरिटी पढ़ी है तूने, उद्देश्य क्या है बताओ फॉर्मूला, डब्ल्यू इंटू थाउ और वी लिख करके एम भी लिखा हुआ, यही तो है या कुछ और है। बेटा मास कैसा है, इंटेंसिव एक्सटेंसिव, कद्दू एक्सटेंसिव इंटेंसिव, और वॉल्यूम, वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, मास भी, तो एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव, तो मोलरिटी कैसा है, समझ में आ गया। जहां आपका कंफ्यूज हो रहा हो आप देख लेना। अरे कंफ्यूज, अच्छा जैसे आपका डेंसिटी है, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन, मास कैसा है, वॉल्यूम, तो व्हाट अबाउट द डेंसिटी, पहचान लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, कॉल कर लें फिर आगे। ए भगवान उठा ले इस दुनिया से सारी बुराई को। लिख लो भाई, सबसे पहले हम लिख रहे हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दोज प्रॉपर्टीज which do not depend upon quantity and size of the matter, those properties which do not depend upon quantity and size of the matter, ठीक है, are called intensive property। इसका फॉर्मूला क्या बना लेंगे इंटेंसिव का, इंटेंसिव प्रॉपर्टी इक्वल टू एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके जरा लिखो बेटा एग्जाम्पल में, टेम्परेचर, प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेशर और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, डेंसिटी और मोलरिटी, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी जानते हो, गाढ़ापन होता है किसी लिक्विड का, विस्कोसिटी, और क्या बच्चा, एक बार और, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कंजूसी नहीं करेंगे लिखने में, सब कुछ लिखेंगे जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा और उसमें पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। पढ़ के आए होंगे तो कर देंगे, नहीं तो बैठे रहेंगे आरब्ध की तरह। क्या लिखा है हमने,
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कॉमा मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। तो बेटा हमने शुरू से क्या लिखा है सबको याद है? दोज प्रॉपर्टी विच डू नॉट डिपेंड अपॉन क्वांटिटी एंड साइज ऑफ द मैटर। ओके, कौन कौन से पढ़े तुमने? एक पॉइंट कम कर दे उसका, ये भरभराता है ज्यादा। बस क्वांटिटी एंड साइज ऑफ द डिपेंड कौन वाले नहीं है? टेम्परेचर है, प्रेशर है, डेंसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी और चलिए अच्छा याद रखना हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव होती है क्योंकि वहां पे मैटर फिक्स नहीं होता। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में मास फिक्स होता है 1 ग्राम, मोलर हीट कैपेसिटी में मास फिक्स होता है 1 मोल। इसीलिए वो दोनों कैसे हो गए? इंटेंसिव। लेकिन सिर्फ हीट कैपेसिटी बोले तो वो एक्सटेंसिव होगी, है ना। चलो लिखो आगे। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या लिखने वाले हैं इसमें हम? दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी एंड साइज ऑफ द मैटर, दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी एंड साइज ऑफ द मैटर। एग्जाम्पल कौन बता रहा है? मास हो गया, वॉल्यूम और हीट कैपेसिटी। अच्छा आपके सर के बेस पे टेंशन नहीं दिख रही तुम्हें? सर के बेस पे टेंशन दिख रही है? अच्छा सर पे टेंशन, ठीक है। सरफेस टेंशन, ओके। चलिए और सुनाओ बेटा, समझ तो नहीं आ रहा किसी को? तुम्हें आ गया? इंटेंसिव एक्सटेंसिव। तो भाई इंटेंसिव कौन सा है जो साइज और मास पे डिपेंड नहीं करता? और इंटेंसिव, इंटेंसिव कहां से करेगा? इंटेंसिव तो पूछा बार बार मैंने। अच्छा इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है जो क्वांटिटी एंड साइज पे डिपेंड नहीं करती? और इंटेंसिव, इंटेंसिव कौन सी है? जो क्वांटिटी और साइज पे डिपेंड नहीं करती। ओके समझ में आ गया? तो फिर इंटेंसिव कौन सी है? जो क्वांटिटी और साइज पे डिपेंड नहीं करती। एक बात क्लियर हो गई? चलो तो फिर ये सारी बातें आपको बहुत अच्छी लगी हैं, इस बात के लिए थैंक यू बोलना आप। हाँ तो चलो आगे लिखो। अब ये कुछ टर्म आ रहे हैं बेटा हमारे पास, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हैं। अब इन टर्म में पहले आता है हमारा हीट। ये कुछ टर्म्स पढ़ रहे हैं हम लोग, इसमें पहले कौन सा आ रहा है? हीट। लिख लो बेटा। क्या हम जानते हैं कि हीट वो फैक्टर है जो टेम्परेचर चेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल है? अगर हमारा सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करे तो, सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करे तो हीट बढ़ेगी, वो हीट एब्जॉर्ब करे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और रिलीज करे तो एसी बंद कर दूं? अच्छा एसी बंद करने से क्या होगा? हमारा सिस्टम अभी हीट को बाहर फेंक रहा है ना इस यंत्र के थ्रू, फिर क्या करेगा? वो बाहर से खींचेगा। क्यों? क्योंकि अंदर का टेम्परेचर कम है और बाहर का, तो हीट हमेशा कहां से कहां जाती है? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे। आपने देखा होगा सर्दियों के दिनों में जब हम पानी गर्म कर रहे होते हैं तो पानी बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, अगर हम शरीर पे डाल दें तो ब्लिस्टर्स बन जाएंगे, फफोले बन जाएंगे। तो हम क्या करते हैं? उसमें ठंडा पानी मिला लेते हैं। क्यों? ठंडे वाले की टेम्परेचर कम था और गर्म वाले का बहुत ज्यादा था, तो हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर बॉडी टू
कोल्डर बॉडी, तो हीट ट्रांसफर हो गई तो कोल्डर वाले का तो बढ़ गया टेम्परेचर और हॉटर वाले का, वो चाय रखी उसे ले ले बेटा फिर ठंडी हो जाएगी, ऐसा कहते हुए सुना होगा लोगों को। चाय के बारे में ठंडी होने की बात क्यों कहते हैं? क्योंकि चाय का टेम्परेचर ज्यादा है सराउंडिंग का, तो हीट कहाँ से जा रही है? अंदर से। लेकिन कोल्ड ड्रिंक ये गर्म हो जाएगी बेटा, ऐसा भी कहते हुए सुना होगा। कोल्ड ड्रिंक गर्म क्यों हो रही है? चाय के बारे में कोई नहीं कहता चाय पी लो गर्म हो जाएगी वो, है? क्योंकि कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर सराउंडिंग के कंपैरिजन में कम है, तो वो हीट को ट्रैप करेगा, है कि नहीं? तो ये कौन सा फैक्टर है जो टेम्परेचर चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? कौन है? आई बात समझ में? तो हीट एक फैक्टर होता है जो टेम्परेचर चेंज करता है, तो लिख लीजिए हीट इज अ फैक्टर heat is the factor which is responsible for change in temperature of the body. Heat is a factor which is responsible for change in temperature of the body और सिस्टम। ठीक है, लाइन चेंज करके लिखेंगे, इफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम if heat absorbed by the system then its temperature will be increased, then its temperature will be increased। कुशाग्रम क्या बोलते हैं बेटा ऐसे सिस्टम, ऐसे प्रोसेस को? एंडोथर्मिक प्रोसेस, बिल्कुल सही है, लिखिए टेम्परेचर विल बी इंक्रीज, सच टाइप ऑफ प्रोसेस आर कॉल्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस। Such type of process are called endothermic process। ये बेटा सिस्टम है और ये बगल में सराउंडिंग है, तो ऐसे सिस्टम क्या करते हैं? हीट को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। ठीक है, हीट को किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल क्यू से, और इसका यूनिट क्या होगा? जूल। तो इट इज डिनोटेड बाय, हीट को किससे डिनोट करेंगे? क्यू, इट्स यूनिट इज जूल। और ये फोटो किसका है? क्यू बराबर पॉजिटिव, पॉजिटिव बोले तो एंडोथर्मिक, हाँ हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, तो दोनों काम कर लें, ये फोटो बना लेंगे और ये लिख लेंगे। तुम लोगों के पेपर में इक्विलिब्रियम भी आ रहा है? कब है पेपर? 12 को? तुम्हारे में कहाँ से आ गया? तुम्हारे में थोड़ी आ रहा है, तुम्हारा तो थर्मो आ रहा है। दूसरा क्या लिख रहे हो? if heat released by the system, if heat released by the system, हाँ इसी के नीचे अगला पॉइंट बना के डैश करके लिख लो, if heat released by the system then its temperature decreases, then its temperature decreases, such type of process are called
exothermic process. Such type of process are called exothermic process. ये आपका सिस्टम है. अब ये क्या करेगा, हीट को छोड़ेगा. कहां पर? सराउंडिंग में. ठीक है. ये क्या बोले जाएंगे ऐसे प्रोसेस को? इसमें आपका Q कैसा होगा? नेगेटिव. और इसको एक्सोथर्मिक बोला जा रहा है. तो कुछ तो हो जाएगा. केमिकल इक्विलिब्रियम कंप्लीट हो जाएगा तब तक अपना. आगे समझना बराबर. एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का मतलब हीट अगर कभी निकल रही है तो क्या होगा? एक्सोथर्मिक. ऐसे केस में Q कैसा होगा? हीट का निकलना लॉस हो रहा है ना. लॉस तो हमेशा नेगेटिव होता है. और हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो फायदा हो रहा है. फायदा हमेशा पॉजिटिव है कि नहीं? चलिए नाम बताओ. ये कौन है? अगला लिख लेंगे हम लोग इंटरनल एनर्जी. दूसरा टर्म क्या है? इंटरनल एनर्जी. ये आप जो छोटी छोटी अलग अलग तरह की एनर्जी बता रहे हो ना, इन सारी एनर्जी से मिलके क्या बन जाती है हमारी? एक्चुअली हमारी बॉडी में दो टाइप की एनर्जी होती हैं. कौन कौन सी? एक तो इंटरनल एनर्जी होती है और दूसरी गिब्स एनर्जी होती है. जो एनर्जी बॉडी के एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है वो इंटरनल, और जो वर्क करने के लिए अवेलेबल होती है वो. अब जैसे हमारी गुणिका एक दिन में 10 बार नाखून खाती है, तो 2 बार के नाखून तो इसके जिंदा रहने के लिए जरूरी है. 8 बार के नाखून से जो एनर्जी मिलती है उससे एक काम करती है. क्या दाना पानी मिलता है इसमें? कुछ काय को खींचती रहती है वैसे भी. हाँ क्या बात कर रहे हैं हम लोग? इंटरनल एनर्जी और गिब्स एनर्जी. इंटरनल एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी आएंगी? नहीं सुन रहे तुम? नहीं सुन रहे? ये कौन सी एनर्जी है? ट्रांसलेटरी. हम चल रहे हैं. कौन सी एनर्जी है? ट्रांसलेटरी है कि नहीं? वाइब्रेशनल एनर्जी है ना. ये रोटेशनल एनर्जी. मतलब सारी एनर्जी को मिला लो तो इंटरनल एनर्जी. चलना फिरना काइनेटिक एनर्जी है. और एक जगह बैठ जाना आराम से, ये कौन सी है? ये पोटेंशियल एनर्जी है. तो इन सबको मिला लो, यही हमारी क्या है? इंटरनल एनर्जी है. तो लिख लीजिए फटाफट से. द सम ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एनर्जी, the sum of various type of energy like कौन सी? ट्रांसलेटरी, लाइक ट्रांसलेटरी, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, काइनेटिक, पोटेंशियल, ETC. ठीक है. कॉमन आगे. विच आर नेसेसरी फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ द बॉडी, which are necessary for existence of the body is called internal energy.
इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल U. It is denoted by capital U. Its unit is joule. इंटरनल एनर्जी आपकी क्या है भाई? कैपिटल U है. और ये क्या होता है? सम ऑफ ट्रांसलेटरी हो गई. और कौन सी एनर्जी? रोटेशनल और वाइब्रेशनल और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी. इन सबको मिला करके आपकी कौन सी बनती है? इंटरनल एनर्जी बनती है. ओके जी हाँ, समझ में आया? जी हाँ, ठीक है बेटा. कोई सा भी एनर्जी आता है उसका यूनिट हमेशा जूल होता है. ठीक है. एनर्जी कोई सी भी हो, काली पीली आड़ी तिरछी गोरी लंबी छोटी, हर एनर्जी का जूल यूनिट है. ठीक है. तो ऐसी और बातों के लिए अगले एपिसोड में फिर आना.